जिसका पास दांत है उसको चाना नहीं दिया जाएगा, जिसका पास दांत नहीं है उसको बोलेगा तुम चाना चबाओ। तो ये बात हो गया था और वही चीज आज तक चल रहा है। और अभी जो बात हुआ कि 50% का जो भी सिलसिला था या परसेंटेज था, वो 52% का परसेंटेज तब खत्म हो गया जब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन 10% फिर दे दिया। अभी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आने में दो मुद्दा हमारे सामने आ गया। एक तो है कि जब ओबीसी का सेंसस नहीं हुआ, अभी तक सेंसस गवर्नमेंट ने नहीं किया, हुआ नहीं ये बोलेंगे तो हम गलत बोलेंगे, अभी तक नहीं किया, तो बिना किए और हमारा रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस का सेंसस कब हुआ? जब ईडब्ल्यूएस का भी सेंसस नहीं हुआ तो उसका 10% कैसे सेट हो गया? और उसका जब 10% दे रहे हैं 50% से ऊपर उठ के, तो हमारा 52% को क्यों नहीं दे रहे? तो इसलिए एक भाई अभी बताया कि हमको दिया था, क्योंकि बाबा साहब को इतना दूरदर्शी सोच विचार था कि बाबा साहब को ये पता था अगर ओबीसी को हमने हमारे साथ नहीं लाए तो ये एक बड़ा समूह हो, इनको ब्राह्मण लोगों ने इस्तेमाल करेंगे और आज जो एससी एसटी को मिला है इसको भी खत्म करने के लिए ये ओबीसी लोगों को हथियार बनाएंगे। और एससी एसटी का जब सारी सुविधा खत्म हो जाएगा तो ओबीसी को धर्म का जो शूद्र लोगों का शास्त्र है, मनुसंहिता है, उनको लागू करके ओबीसी को भी पीछे धकेल देंगे, या तो इसका मतलब पूरा देश में हमारा राज दोबारा रह जाएगा। ये बात बाबा साहब को कब पता था? बाबा साहब उसके लिए तब से तब्दील शुरू कर दिया था, तब से काम शुरू कर दिया था और उस काम में रुकावट शुरू किया था, रुकावट दिया था कि पहला प्रधानमंत्री जो था जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा साहब उस वक्त रिजाइन देके आ गया था और बाबा साहब ओबीसी को जगाने का काम शुरू किया था, उसको रोकने के लिए भी ये लोगों ने काम किया था। वो ओबीसी के लिए फिर कमेटी बैठे, कमेटी को कैसे कैसे रोक दिया, फिर दोबारा मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन को भी कैसे रोक दिया। तो इसमें 1992 हमारा तब का प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह। वीपी सिंह ने 13 अगस्त डिक्लेयर कर दिया कि अगला स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त है उस दिन हमने ओबीसी के लिए रिजर्वेशन का जो भी प्रावधान है, मंडल कमीशन में जो भी प्रावधान है, उसको औपचारिक रूप से डिक्लेयर करेंगे लाल किला से, ये दिल्ली का लाल किला से। तो 13 अगस्त डिक्लेयर किया, 15 अगस्त को ये संवैधानिक तौर पर डिक्लेरेशन होंगे। तो 13 और 15 का बीच में एक दिन आता है, वो है 14 अगस्त। 14 अगस्त सुप्रीम कोर्ट का 5 सीनियर जज ने बैठ के पूरा जो सुपारिश था सबको तहस-नहस कर दिया। बोला कि 52% ओबीसी को 52% देंगे तो कितना परसेंट चला जाएगा? उधर ही 50% का सीलिंग बना, मतलब फिक्स हो गया और 52% मतलब एससी एसटी का जो था 7.5 एससी का 15, तो दोनों मिला के हो गया आपका 22.5 रहेगा 27%, तो 27% मतलब 50% हो गया। ये 27% हमारे लिए रख दिया और तब ये हुआ कि 27% अगर देना है तो 52% लोगों को कैसे देंगे? तब क्रीमी लेयर हुई, उस श्रृंखला में लगा दिया। यानी जिसका पास पैसा है वो एक सीलिंग बना दिया था कि इतना इनकम के ऊपर होगा तो उसको नहीं मिलेगा, उसके नीचे होगा तो मिलेगा। तो इसका मतलब है जिसका पास पैसा है, जो बच्चे को अच्छा सा शिक्षा दे सकेगा, जो अच्छा मतलब कसली पढ़ाई लिखाई जो है, जो महंगा वाला पढ़ाई लिखाई जैसे मैनेजमेंट है, डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, वो लोगों को जो करवाएंगे उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको बच्चे को बोला जाएगा कि तुम्हारा घर का इनकम ज्यादा है इसमें नहीं मिलेगा। और जो गरीब तबके के बच्चे होंगे, ओबीसी में जो गरीब होंगे, जिसका पास पैसा नहीं है, जिसका पास इतना महंगा महंगा स्कूलों कॉलेजों में या यूनिवर्सिटी में पढ़ने का क्षमता नहीं है, उनको बोलेगा रिजर्वेशन है। इसका मतलब जिसका पास दांत है उसको चाना नहीं दिया जाएगा, जिसका पास दांत नहीं है उसको बोलेगा तुम चाना चबाओ। तो ये बात हो गया था और वही चीज आज तक चल रहा है। और अभी जो बात हुआ कि 50% का जो भी सिलसिला था या परसेंटेज था, वो 52% का परसेंटेज तब खत्म हो गया जब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन 10% फिर दे दिया। अभी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आने में दो मुद्दा हमारे सामने आ गया। एक तो है कि जब ओबीसी का सेंसस नहीं हुआ, अभी तक सेंसस गवर्नमेंट ने नहीं किया,
हुआ नहीं ये बोलेंगे तो हम गलत बोलेंगे, अभी तक नहीं किया। तो बिना किए और हमारा रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस का सेंसस कब हुआ? जब ईडब्ल्यूएस का भी सेंसस नहीं हुआ तो उसका 10% कैसे सेट हो गया? और उसका जब 10% दे रहे हैं 50% से ऊपर उठ के, तो हमारा 52% को क्यों नहीं दे रहे? तो इसलिए एक भाई अभी बताया कि हमको ओबीसी का मतलब ओबीसी मतलब आधार बैकवर्ड क्लास बना दिया, उसको कैटेगरी नहीं बताया। तो कैटेगरी और क्लास में जो फर्क है उसका एक बड़ा सा नाटक इसमें है। अभी ओबीसी का हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार पिछड़ा जाति। तो पिछड़ा मतलब क्या है कि हम खुद ही पिछड़ा हो गया था। पिछड़ा नहीं है, पिछड़ा बनाया गया जाति है, ये होना चाहिए। बैकवर्ड का मतलब पिछड़ा बनाया हुआ जाति, पिछड़ा रखा गया जाति। तो ये जाति को अभी ब्राह्मण लोगों ने इतना कैसे कर लिया? क्योंकि ओबीसी जाति आज भी ओबीसी जाति ब्राह्मण लोगों का इतना गुलामी कर रहे हैं कि हमारा साथ इतना अन्याय हो रहा है, फिर भी हम चुप है। तो हमारा चुप भी वो लोगों का शक्ति बन गया है। तो इसलिए हमको जब तक जागरूक ना हम होंगे तब तक हमारा हक और अधिकार नहीं मिलेगा। बाबा साहब एक बात कहते थे कि हक और अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलता, इसके लिए लड़ाई करना पड़ेगा। आज तक ओबीसी ने एक भी लड़ाई नहीं की। जब लड़ने का नौबत आया था, जब मंडल कमीशन लेके देश में बवाल मच गया था, तो हमारे लोगों ने कुमंडल के लिए, बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने के लिए मनुवादियों का साथ दिया था। तो उसके वो जो हमने गलती किया था उस अभी तक उसको भुगत रहा हूँ कि हमारा देश में ओबीसी का आज बोलबाला होना चाहिए था, ओबीसी का पूरा गणतंत्र ओबीसी का हाथ में आना चाहिए था। आज ओबीसी भीख मांग रहे हैं और इस ओबीसी को सामने रख के पूरा देश को गुमराह करने के लिए बाबा साहब तब भी जानते थे, इसलिए ओबीसी को बाबा साहब ने अलग से एससी एसटी का साथ जोड़ के एक बड़ा समूह बनाना चाहते थे। लेकिन उस ओबीसी को आज देखिए, बाबा साहब जिस बात से डरते थे, जो बात बाबा साहब जानते थे, वही चीज आज हो रहा है। आज ओबीसी का लोगों को बना दिया प्राइम मिनिस्टर। वो कहते तो है कि मैं ओबीसी हूँ, लेकिन ओबीसी का नाम लेके ओबीसी को मतलब गुमराह करके ओबीसी का वोट लेके पूरा देश को लूट रहे हैं। पूरा एससी एसटी का भी मतलब जो हक अधिकार है खत्म कर रहे हैं, माइनॉरिटीज का हक अधिकार खत्म कर रहे हैं। और ऊपर से ओबीसी का जो 52% है वो तो दे ही नहीं रहा है, ऊपर से उसका साथ बोलता है माइनॉरिटी को भी डाल दो। उसका बाद फिर बोलता है कि तुम्हारा कोटा तो माइनॉरिटी खा गया है। इसका मतलब फिर माइनॉरिटी का साथ। हमारा जो ओबीसी का लोग है, ये ओबीसी और माइनॉरिटी का बीच में लड़ाई लड़ाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। तो ये भी समझना चाहिए। और ओबीसी का जो कोटा का लड़ाई चालू हुआ था, ये ओबीसी लोगों ने भी शुरू नहीं किया था एससी एसटी लोगों ने। तो एससी एसटी लोगों से मेरा अपील है कि आज भी आप ओबीसी लोगों को समझाइए कि ये आपका हक का लड़ाई है, इसमें कम्युनल लड़ाई का बात नहीं है। अगर मुस्लिम लोगों को भी या तो क्रिश्चियन लोगों को भी अगर इसमें शामिल करे तो और बड़ी बात है कि आपस में लड़ना नहीं है, ऊपर से इनको साथ जोड़ो और परसेंटेज बढ़ जाएगा तो हम ज्यादा परसेंटेज का डिमांड करें। यानी 52% का साथ अगर 12-13% मुस्लिम भी जुड़ जाए तो हम 65% का डिमांड करें कि 65% दो, और उसके लिए तोड़ जोड़ करके सब मिल के लड़ाई करना चाहिए। तब हमारा शक्ति बढ़ेगा, और जब शक्ति का वृद्धि होगी तब हमारा दुश्मन कमजोर पड़ेगा। और जब तक दुश्मन कमजोर नहीं होगा तब तक हम लोगों का ये भीख मांग के कुछ नहीं होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने थोड़ी बात पहले ही बताया है कि अनुयायी बनना है, फॉलोअर्स नहीं बनना है। इसलिए मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि हमको अनुयायी बनना है। तो ये काम को एक प्लानिंग का तौर पर एक्सेप्ट करना है कि हम कैसे ये 52% कहने तो है 52%, इस 52% लोगों को एक साथ कैसे लाएं। इसके लिए मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि 5-5 मतलब राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कर्मकर्ता हो, हर जाति का 5-5 कर्मकर्ता हो, मिलकर एक कमेटी बनाए और राष्ट्रीय कमेटी का अंदर
स्टेट का कमेटी बनाए, डिस्ट्रिक्ट का कमेटी बनाए, सभी जाति का लोगों को एक दो करके लेके आए, फिर हम एक साथ बैठ के हम प्लानिंग करें और SC/ST माइनॉरिटीज लोगों को भी साथ लें, लेकिन वो प्लानिंग को एक कॉन्क्रीट प्लानिंग में बदल मतलब रूपांतर करके उसको काम करें, तभी हम ओबीसी के लिए जो हक के लड़ाई है उस लड़ाई को एक मुकाम तक पहुंचा पाएंगे। नहीं तो हम सिर्फ प्लानिंग ही करते रहेंगे या करेंगे देखेंगे यही सब बोलते रहेंगे, लेकिन ये बोलने का बात नहीं है। अभी 1 साल या 2 साल का समय है, उसके बाद तो हम लोगों को सबको मतलब मनुवादी का मतलब अत्याचार और मनुवादी का जो टॉर्चर है उसमें जिंदगी जीना पड़ेगा। तो ये हम आखिरी जनरेशन है जो हमको या तो करना है नहीं तो मरना है, तो या करो या तो मरो। इस दुविधा में रह के, इस बीच में रह के आज हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि एक टाइम का अंदर ये प्लानिंग कर ले कि हम क्या करें। तो मैं इस मन से सबका सामने ये घोषणा करना चाहता हूँ कि ये ऐलान करना चाहता हूँ कि अगला जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होंगे तब ये जो 5-5 जाति का जो भी मैं कह रहा हूँ, हर जाति से 5-5 लोगों का एक ग्रुप बने और राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये सब का लेके ऐसा राष्ट्रीय अधिवेशन करें जहां ओबीसी लोगों का भरमार हो, ओबीसी लोगों का पूरा भरा हुआ हो। ऐसा होना चाहिए। जब तक ओबीसी समाज आगे नहीं आएंगे तब तक हमारा ये जो जन आंदोलन का जो लड़ाई हमने लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं हम, ये कामयाब नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा बात आप लोगों ने ध्यान से सुना और अब सबको इसलिए मैं क्रांतिकारी अभिनंदन देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।